बीडचे पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, मूळचे कॉर्पोरेट लॉयर, विदेशातलं उत्तम करिअर, पण विदेशातलं उत्तम करिअर असतानाही त्यांनी सनदी अधिकारी होण्याचं स्वप्न पाहिलं. ते IPS म्हणून निवड झाली त्यांची. ते मालेगावसारख्या ठिकाणी कार्यरत होते. मागच्या वर्षभरापासून ते आता बीडमध्ये आहेत. आज आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत. हा नेमका एकंदर प्रवास काय आहे? एका कॉर्पोरेट लॉयरला, ज्याला विदेशात उत्तम करिअर आहे, त्याला IPS का व्हावं वाटतं, किंवा त्यांच्या ज्या वेगवेगळ्या कल्पना आहेत त्या कुठून सुचतात, हे आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत. पोद्दार साहेब, स्वागत आहे आपलं. नमस्कार. नमस्कार सर. बेसिकली आपण कॉर्पोरेट लॉयर झालात, आपल्याला विदेशातही चांगल्या संधी होत्या, जिथे मनी मेकिंगच म्हणायचं तर आपल्याला खूप मोठी संधी होती. असं असताना आपण IPS व्हायचं का ठरवलं, किंवा IPS हे स्वप्न होतं का वेगळं स्वप्न होतं? संजय जी, एक्चुअली जब मैंने वकालत करने का सोचा स्कूल में, उस समय स्कूल में मुझे वाद विवाद का बहुत शौक था, डिबेटिंग कॉम्पिटिशंस का. और स्कूल क्लास 6 से ही लेकर के क्लास 12 तक कई सारे ऐसे अवसर मिले वाद विवाद कॉम्पिटिशंस में भाग लेने का. वाद विवाद के जरिए सामाजिक, राजनीतिक, विश्व से रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, जो विषय रहते हैं, उसमें जाहिर सी बात है एक रुचि पैदा हो जाती है. उस वजह से मुझे ये बहुत आकर्षण था कि मैं किसी प्रकार से पब्लिक लाइफ में आना चाहता हूँ. तो मैंने जब लॉ के लिए डिसाइड किया क्लास 11-12 में, तो उस समय आइडिया ही यही था कि किसी तरह से पब्लिक लाइफ में आना है. उस वजह से मैंने लॉ चूज किया था. लॉ स्कूल खासतौर से 1990s के बाद से जो वकालत की जो पढ़ाई है, उसमें एक बहुत बड़ा इनकलाब आया है. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज और अवसर, जैसे जैसे भारत ग्लोबलाइज होते गया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज लॉयर्स के लिए सामने. थोड़ा इंटरव्यू करूंगा. बेसिकली अगर लॉ के बारे में हम कहना चाहे तो हम देखा, अगर फ्रीडम मूवमेंट भी देखें जी, तो जो भी कोई मूवमेंट है इंडिया में, फ्रीडम मूवमेंट में भी जितना रोल लॉ ग्रेजुएट्स का, एडवोकेट्स का था, वो सबसे ज्यादा था. बिल्कुल. सोशल रिफॉर्म में भी लॉ, मतलब जो लॉ ग्रेजुएट्स है, फिर लॉ स्टूडेंट्स है, उन्होंने बहुत कुछ किया है सोसाइटी के लिए. एज गुड एज, मतलब वही पब्लिक सर्विस है. बिल्कुल बिल्कुल. इनफैक्ट फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ते समय ही जिस प्रकार का योगदान वकीलों ने किया इस मूवमेंट में ही, और उससे पहले और बाद के भी सोशल मूवमेंट से, उस वजह से मैं लॉ से आकर्षित हुआ था. तो लॉ में आने का ही आइडिया ये था कि किसी न किसी रूप से मुझे पब्लिक सर्विस में जाना है. उसके बाद फिर लॉ करने के बाद मुझे ये अवसर मिला कि मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम में पढ़ सकूं. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ये एक विशेषता रही है कि वहां से पढ़ करके कितने ही सारे वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो वहां से पढ़े. तो ऑक्सफोर्ड का ये कल्चर ही रहा है कि पब्लिक सर्विस, कि आपने जो समाज से लिया है उससे कहीं ज्यादा आपको वापस देना है, वो एक कल्चर ही रहा है. तो मेरी जो पढ़ाई थी, खासतौर से ग्रेजुएशन की पढ़ाई, वो उसने ही मुझ में एक ये ऐसा संस्कार पैदा किया कि किसी न किसी रूप से पब्लिक सर्विस में आना है. तो जब मैं लंदन में कार्यरत था एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, उस दौरान हमेशा मन में, जहन में ये सवाल उठता था कि ठीक है, यहाँ पर लाखों करोड़ों के जो डील्स हैं, पाउंड्स और डॉलर्स में, जो जिन्हें मैं डील कर रहा हूँ, वो उसके वजह से एक आर्थिक मेरी भी और फर्म की भी उन्नति तो हो ही रही है, लेकिन इससे समाज को क्या फायदा हो रहा है, और क्या इसी गोल को लेकर के मैंने वकालत की पढ़ाई की थी. और उसका जवाब हमेशा मेरे मन से आता था, नहीं. तो ये जो विचार मंथन जो मन में चल रहा था, उस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन लिखना है, क्योंकि इसमें आप पहले दिन से ही आप एक ऐसे पथ पर चलते हैं जहां पर आप समाज के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और बहुत बड़े डिफरेंसेस कर सकते हैं. तो मैंने, एक तो वो पढ़ाई की वजह से, और क्योंकि मुझे वो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था पब्लिक सर्विस का, उस वजह से मैंने सिविल सर्विसेज के लिए डिसाइड किया. जब सिविल सर्विसेज डिसाइड कर लिया था, तो आपका सपना क्या था? मतलब बहुत से लोग IAS चूज करते हैं, आप IPS में अभी हो. IPS ये आपका ड्रीम था, या आपका मतलब चॉइस था, या आपको लेना पड़ा? व्हाट? नहीं, इनफैक्ट मैंने ऑक्सफोर्ड में जो पढ़ाई की थी वो अंतर्राष्ट्रीय लॉ के बारे में था, इंटरनेशनल लॉ. तो मैंने जब एग्जाम दिया था, उस समय मुझे ये आइडिया था कि मैं फॉरेन सर्विस में जाना चाहता हूँ, IFS में. लेकिन पहली बार मेरा जो सिलेक्शन है वो रेवेन्यू सर्विस में हुआ था, और उस समय हम लोग का फाउंडेशन कोर्स होता है. तो रेवेन्यू सर्विस का जो फाउंडेशन कोर्स मैंने किया था, उस दौरान फाउंडेशन कोर्स के समय एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होकर के आते हैं, उसे भारतीय प्रशासन से उनका इंट्रोडक्शन किया जाता है. भारतीय ये जब फाउंडेशन कोर्स हो रहा था, और खासतौर से जब विलेज विजिट्स होते थे, मतलब ग्रामीण भाग में जाकर के प्रशासन कैसे काम करती है उसमें पता चलता था, तब मैंने देखा कि किस
स्तर पर इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर आप एक आईएएस या फिर आईपीएस अधिकारी हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं फॉरेन सर्विस मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपने ही मिट्टी में रहना चाहता हूं। अपनी मिट्टी में भी ये नहीं कि मैं मुंबई या दिल्ली या पूना में रहना चाहता हूं, बल्कि ग्रामीण भाग में बैठ करके काम करना चाहता हूं, जहां पे मैं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता हूं। तो ये जो मन परिवर्तन है, मैंने फॉरेन सर्विस से लेकर के आईपीएस का वो फाउंडेशन कोर्स के समय हुआ था, क्योंकि मैंने पहली बार देखा कि गांव में किस स्तर पर आप इम्पैक्ट कर सकते हैं इन सर्विसेज के जरिए। और एक आकर्षण सी बन गई थी कि असली भारत जो है वो हमारे ग्रामीण भागों में है, मैं वहां जाकर के काम करना चाहता हूं, और वही प्रवास का नतीजा आज ये है। थोड़ा हम फिर से अगर फ्रीडम मूवमेंट की तरफ जाते हैं, मतलब मैं एक रिलेशन आपको बताने जा रहा हूँ कि हम फ्रीडम मूवमेंट देखते हैं तो महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ये दोनों स्टेट ऐसे थे जिसने एक मूवमेंट को बहुत सी लीडरशिप दी। तो आज के डेट में एक ऐसा लड़का एक ऐसा यंग मैन जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट कोलकाता वेस्ट बंगाल जैसे भी बड़ी कॉमन भद्रलोक जैसे बोलते हैं, वो अगर महाराष्ट्र के रोल चूज करता है और महाराष्ट्र में आता है, ये क्या रिलेशन है? इसकी जो रिलेशन आपने सही बताया, सामाजिक भी है और एक वैयक्तिक भी है। वैयक्तिक पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं वैयक्तिक बात करता हूँ। वैयक्तिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस वजह से मुझे महाराष्ट्र मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। सबसे पहले मैं एक ऐसे राज्य में काम करना चाहता था जहां पर मुझे अपने परिवार के वजह से, अपने कम्युनिटी के वजह से, अपने कास्ट के वजह से आइडेंटिफाई ना किया जाए। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको अपने होम स्टेट से बाहर निकलना आवश्यक है। अब ये जब सर्च शुरू हुई तो मुझे एक ऐसा वातावरण चाहिए था जिस स्टेट के जो प्रशासकीय स्ट्रक्चर्स जो है, जो नींव है, वो मजबूत हो। अगर आप ये सवाल खुद से पूछते हैं तो किसी के भी दिमाग में सबसे पहला नाम महाराष्ट्र का ही आता है पूरे राज्य में, चाहे विकास के बारे में हो या फिर स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स के बारे में हो। तो जाहिर सी बात है, उसके वजह से मुझे महाराष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा आकर्षण था। फिर उसके बाद अगर हम पुलिस के बारे में बात करते हैं तो शायद ही कोई फोर्स होगी पूरे देश में जिसका नाम महाराष्ट्र पुलिस जैसा उच्च स्तरीय है। तो एक गर्व भी ये महसूस होता है कि न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि महाराष्ट्र पुलिस में जाकर के मुझे काम करने का अवसर मिलता है। दूसरी बात, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर आईपीएस अधिकारी होने के नाते आप हर प्रकार की पुलिसिंग कर सकते हैं, चाहे गडचिरोली के जंगलों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ना, या फिर मालेगांव और भिवंडी में सांप्रदायिक समस्याओं से जूझना, या फिर मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों जिस प्रकार के शहर शायद ही पूरे देश में हो, वहां पर अर्बन पुलिसिंग करना, या फिर बीड़ जैसे जिला में आकर के रूरल पुलिसिंग करना। हर प्रकार का जो एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी है, बिल्कुल हर प्रकार का जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एक आईपीएस अधिकारी को मिल सकता है, वो ये एक राज्य में आकर के आपको सीमित मिलता है। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं जो कि आपने बताया, जो सामाजिक सिमिलैरिटी है। जो व्यक्ति वेस्ट बंगाल से आता है उसे महाराष्ट्र में मुझे लगता है बहुत आसानी होती है फिट इन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों समाजों के जो मूल संस्कार है वो बहुत बहुत सिमिलर है। एक तो बुद्धिजीवी, यहाँ के जो महाराष्ट्र के का एक नेचुरल टेंडेंसी है इंटेलेक्चुअलिज्म की तरफ, पढ़ना लिखना, लिटरेचर की तरफ प्रभाव, आर्ट्स की तरफ प्रभाव, संगीत, ये सब जो प्रभाव है, ये सब चीज आपको वेस्ट बंगाल में भी मिलती है, और ये मुझे यहाँ पर एक कॉमनैलिटी मिलती है। इसको छोड़ करके समाज के बारे में एक ऊंचे रूप से इसके बारे में सोचना, महाराष्ट्र अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल बंगाल की तरह यहाँ पर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वेव आफ्टर वेव होते गए हैं। ये एक वजह है कि ये राज्य इतना विकसित है। तो वही सेम चीज मुझे यहाँ पर भी प्राप्त होती है। फिर फैमिली स्ट्रक्चर, महाराष्ट्र में परिवार का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। मैं खुद एक ऐसे परिवार से आता हूँ जो कि बहुत क्लोज निट है, एक दूसरे से बॉन्डिंग रहती है। तो हालांकि यहाँ इस स्टेट में बहुत ज्यादा विकास और प्रोग्रेस हुआ, उसके बावजूद ये जो फैमिली वैल्यूज है वो टूटे नहीं है। तो उस वजह से मुझे महाराष्ट्र में आकर के मुझे लगता नहीं है कि मैं बाहर से आया हूँ। मेरे लिए मतलब ये वही जमीन है जहां पर मेरी पैदाइश हुई थी। सामाजिक सुधारणाओं की बात करने वाला या फिर सोशल रिफॉर्म, विदेश में जाके भी पब्लिक को कुछ देना है, सोसाइटी को कुछ देना है, ये रवैया रखने वाले एक यंग बॉय हमको देखने को मिलता है। बट उसकी हिस्ट्री क्या थी? जैसे मतलब बॉर्न एंड ब्रॉट अप एट कोलकाता, तो आप ग्रेजुएशन के पहले तक आपका सफर कैसा था, और ये सब चीजें मतलब कहाँ से और स्टार्ट से?
मेरी फैमिली जो है वो 2 जनरेशन पहले कलकत्ता को मूव की थी, क्योंकि ये आइडिया था, मेरे पिता का ये आइडिया था कि घर के जो बच्चे हैं उन्हें उच्च स्तरीय एजुकेशन मिलना चाहिए, खासतौर से पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग कलकत्ता मूव किए थे। तो शुरुआत से ही फैमिली में पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियसनेस था, लेकिन इसके साथ साथ मेरी फैमिली का हमेशा ये विश्वास रहा, खासतौर से मेरे माता पिता का, कि सिर्फ पढ़ाई करने से आदमी की जो पर्सनालिटी है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, वो खिलता नहीं है। उसके साथ साथ आपको स्पोर्ट्स भी करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको जैसे डिबेटिंग है या रीडिंग है या म्यूजिक है या आर्ट्स है, ये सब भी होनी चाहिए। तो मेरे माता पिता का हमेशा से ये एम्फोसिस रहा था कि मेरा जो है और मेरे भाई बहन जो है और मेरे कजिन्स भी जो है, इन सब का बिल्कुल ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि हम लोग कलकत्ता के एक बहुत विख्यात स्कूल लमाटिनिया में पढ़ने का हमें अपॉर्चुनिटी मिला। तो हम लोगों ने स्कूलिंग वहां से की, और लमाटिनिया ने इस प्रकार के जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी बहुत सारे प्रदान किए। तो शुरुआत से, और मैं एक मध्यम वर्ग फैमिली से आता हूं, तो जाहिर सी बात है ये भी था कि आपको अपना लाइफ खुद भी बनाना है। यहाँ कोई मतलब कोई राजपाट नहीं था जो कि इनहेरिट कर सेल्फ मेड ही बनना है, सेल्फ मेड ही बनना है। आपको जो करना है अपने बलबूते पर करना है। ये जो संस्कार थे वो शुरुआत से हमें बोए गए थे माता पिता की तरफ से, और हम लोगों ने यही कोशिश किया। हम लोग ने हमेशा इस बात का सम्मान किया कि माता पिता सब कुछ छोड़ करके हमारे पढ़ाई के लिए कलकत्ता मूव किए हैं। अगर किए हैं तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि आज जिंदगी में जितना आगे जा सके उस पढ़ाई को सार्थक करें। ऐसी कौन सा व्यक्ति या फिर किस चीज का प्रभाव आप पे है कि जो आपको लगता है कि उसके वजह से, उस इन्फ्लुएंस की वजह से आप आज इस स्टेज पे हैं? आमतौर से आप किसी भी स्तर पर जाते हैं तो वो ईश्वर का एक आशीर्वाद रहता है, लेकिन मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि मेरी माता का बहुत ज्यादा प्रभाव मेरे पूरे परवरिश पर रहा है। उन्होंने शुरुआत से ही मेरे लिए बहुत बड़े बड़े सपने देखे। उन्होंने अपने कई सारे जो सपने थे वो इस दौर से में बड़ी बड़ी थी जहां पर महिलाओं को अपना एक करियर बनाना काफी मुश्किल रहता था। तो वो जो एनर्जी है और वो जो थॉट्स है उन्होंने हमेशा मुझ में इन्वेस्ट किया। मुझे कई बार बुरा भी लगता है कि उन्हें अपना करियर फोरगो करना पड़ा अपने बच्चों के परवरिश के लिए, लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उनके सपनों को पूर्ण कर सकूं। इसके साथ साथ मेरे पिता ने उन्हें सपोर्ट किया, वो जो सपने उन्होंने देखा उसके लिए उन्होंने साधन प्रोवाइड किया। तो इनका, मेरे माता पिता का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा है मुझ पर। थोड़ा एक सवाल उन लोगों के ये सवाल उन लोगों के लिए है कि जो यूपीएससी करना चाहते हैं, क्या लॉ में पढ़ाई वाला जो भी कोई यंग चाप है वो इंटरनेशनल पे जाता है और फिर सीधा उसको सिविल सर्विसेज में आना है जी। सिविल सर्विसेज क्रैक करना कितना कुछ हार्ड है या कितना कुछ इजी है, क्या कहेंगे? इसके बारे में मैं हर बार एक बात बताता हूँ। ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि हर साल तकरीबन 10 लाख लोग पूरे भारत में अप्लाई करते हैं। 10 लाख में से चुन करके तकरीबन 12,000 मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं। 12,000 में से तकरीबन 1,000 से 1,100 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाई जाती है, और उसमें से फाइनली टॉप 600-700 जो है वो चयन होते हैं। उसमें से भी टॉप 100-200 IAS या IPS बन पाते हैं। तो अगर आप इसकी सक्सेस रेट देखते हैं तो 10,000 में से एक बच्चा लगभग सक्सेसफुल होता है। जाहिर सी बात है मेहनत तो बहुत लगता है, लेकिन इसके साथ साथ एक लक फैक्टर भी है, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। आपके पढ़ाई में स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए और आपके करियर में भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम 4 बार, 5 बार, 6 बार लिखते जाते हैं। हमारा कहना हमेशा ये रहा है कि ये एग्जाम 1 बार या ज्यादा से ज्यादा 2 बार दीजिए, उसके बाद अपने लाइफ को वेस्ट मत करिए। अपने करियर में एक बैकअप रखिए जिस करियर पे आप लौट सकते हैं अगर आपका इस एग्जाम में नहीं होता है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप जीवन में तभी सफल हैं जब आप सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखते हैं। हमारे देश के कई सारे बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने ये एग्जाम लिखा और शायद उनका नहीं हुआ, लेकिन अब किसी भी IAS या IPS अधिकारी से उन्होंने देश की कहीं ज्यादा सेवा की है। तो
आपके भाग्य में क्या लिखा है वो आपका रहा है। एक बैकअप हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। इसे कहते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन, स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन, ताकि अगर नहीं भी होता है तो आपके पास एक बैकअप रेडी है। इसका एक दूसरा फायदा जो है वो ये है कि आपके प्रिपेयर करते समय आपके दिमाग में वो टेंशन नहीं रहता है कि मेरी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है अगर मैं इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता हूँ। सर, जैसे कि देखने को मिलता है कि आपने ये बता दिया कि ये सक्सेस इसमें आने के लिए, आईएएस आईपीएस बनने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि एक बार आईएएस आईपीएस हो गया तो फिर उसमें कुछ आगे कुछ स्टडी करना नहीं है, या ऐसा कुछ एक टेंडेंसी कुछ दिनों में पहले देखने को मिलती थी। लेकिन आपके बारे में अगर देखा जाए तो आईपीएस बनने के बाद भी नए नए प्रोजेक्ट आप मतलब उसमें कुछ खुद को ढूंढते रहे। जैसे कि आपने मालेगांव में जब थे और आपने यूथ को करप्शन के खिलाफ या हर चीज के खिलाफ बोलने के लिए प्रोवोक किया, एक आपका प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट क्या था? जी, मालेगांव में जो प्रोजेक्ट था वो हमारा प्लान था कि बीड़ में भी चालू किया गया लेकिन दुर्भाग्यवश इमीडिएटली इलेक्शंस के बाद सीए और फिर सीए के बाद कोरोना शुरू हो गया। लेकिन उसमें बेसिक आइडिया ये था, मालेगांव की अगर आप पूर्व इतिहास देखते हैं तो वहां पे सबको मालूम है कि वहां पे कई प्रकार के सामाजिक दंगे, कम्युनल राइट्स वगैरह हुए हैं। उन राइट्स को अगर आप स्टडी करिएगा तो आप देखिएगा कि हालांकि वो भड़काए गए थे किसी धार्मिक या फिर सामाजिक वजह से, लेकिन उसमें जो भाग ले रहे थे वो नवयुवक थे, ज्यादा से ज्यादा 19 से लेकर के 25 साल के एज में। ये जब मैंने देखा तो मुझे लगा, काफी धक्का पहुंचा मुझे कि जो लोग जिस जिंदगी के उस पड़ाव पर है जहां पर उन्हें एक बेहतर कल के बारे में सोचना चाहिए, अपने जिंदगी के और करियर के बारे में बनाने के लिए सोचना चाहिए, वो एक दूसरे पर पथरावबाजी कर रहे हैं, दंगों में भाग हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों? और उसका जवाब जो है वो ये मिला, क्योंकि उनके आंखों में एक कोई बेहतर सपना नहीं था। मालेगांव में इतने सालों के दंगों और बॉम्ब ब्लास्ट के वजह से एक ऐसी नेगेटिविटी बैठ गई थी कि हमें बाहर नहीं जाना है, बस यहीं रहना है, यहीं पर पिस करके किसी तरह से रोजी रोटी चलानी है। तो इसमें हम लोगों ने ये प्रयत्न किया कि पुलिस की तरफ से हम लोगों ने फ्री करियर गाइडेंस प्रोवाइड किया, आर्मी के लिए, मेडिसिन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, फौजदार एग्जामिनेशन के लिए, कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए। वहां के बच्चों को आइडिया ये रखते हुए कि आप इस पचड़े में मत पड़िए, आप इस गंदगी में मत पड़िए धार्मिक भेदभाव का या जातिवाचक का भेदभाव का, इससे बाहर उभरिए। दुनिया में आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उनको उस पथ पर डालने का। और हमारे साथ बच्चे जुड़ते गए। तकरीबन 5,000 से 10,000 बच्चे मालेगांव में इस प्रोजेक्ट, इसका नाम हम लोगों ने उड़ान रखा, मतलब आप अपने पंख भर करके आसमान की तरफ उड़िए। इससे में हमारे बच्चे जुड़ते गए। और जब हम लोगों ने इसे किया था, सही आप सच मानिए, हम लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था इसका कोई लॉ एंड ऑर्डर फायदा हो सकता था। आइडिया ये था कि वहां पर थोड़ी पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। और कई सारे पुलिस के भी अधिकारी और कर्मचारी थे जिन्होंने काफी उच्च स्तरीय पढ़ा लिखा था, तो वो खुद उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब भीमा कोरेगांव वाला इंसिडेंट हुआ था, आप अगर मालेगांव के इतिहास देखेंगे तो हर बार जब भी पूरे राज्य में कहीं पे भी सांप्रदायिक दंगे हुए तो मालेगांव में पहले हुआ ही है, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव जगह है। लेकिन जब भीमा कोरेगांव हुआ तब उस समय वो पूरा सप्ताह मालेगांव में एक भी इंसिडेंट सांप्रदायिक दंगे का नहीं हुआ। ये बात नहीं है कि उन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन एक भी वायलेंस या फिर हिंसा की जो इंस्टेंसेस है वहां पर नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हर समाज के बच्चे पुलिस के संपर्क में थे, हम लोग उन्हें नाम से जानते थे, उनके परिवारों को नाम से जानते थे। उनमें वो रोष ही नहीं था कि मैं इस रास्ते पे चलूं क्योंकि मुझे कुछ बेहतर और करना है। तो ये जो है वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट था और मेरे लिए पर्सनली एक बहुत हार्टनिंग इंसिडेंट था। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला उससे। बीड़ वालों के लिए हर्ष पोद्दार केवल एक एसपी का चेहरा है, बट अगर डिपार्टमेंट के लोगों के बारे में कहे तो हर्ष पोद्दार एक डिपार्टमेंट का चहेता चेहरा है। ड्राफ्टिंग का चीज हो या फिर कोई भी मतलब इंटेलेक्चुअल कुछ काम हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर्ष पोद्दार इस चेहरे पे दी जाती है। जैसे कि आपने अभी सीबीआई बुलेटिन में भी आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था डिस्क्रिप्शन पावर्स के बारे में, या फिर ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी भी अपना एल्यूमिनी बोल के खुद को ग्रेटफुल फील करती है। तो ये जो आपका अलग स्किल है, इंटेलेक्चुअल स्किल, या फिर ड्राफ्टिंग होगा या फिर स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट जो भी बताएगा वो बिना क्रेडिट लिए या फिर बिना किसी को बताए काम करना, ये कहाँ से आ गया? संजय जी, मुझे लगता है कि 21वीं सदी में वो जमाना चला गया जहां पर पुलिस या फिर प्रशासन खुद को बस सिंघम समझ सकती है।
हम उस दौर में अब है नहीं जहां पर पुलिस का काम जो है वो बाहर जाकर के लाठी चलाने का है या फिर 2-3 गुंडों को पीट देने का है। भारत उस दौर से अब बाहर निकल चुका है। ड्रैकोनियन रूल नहीं चलेगा अब। ड्रैकोनियन रूल ही नहीं, लेकिन मतलब इस प्रकार का सिंपलिस्टिक रूल, मतलब जो बिल्कुल साधारण कम दिमाग वाला जो प्रशासन करने का तरीका है वो नहीं चल सकता है। हमारा देश जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, प्रशासन को भी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर करके चलते रहना पड़ा। क्राइम ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया है, साइबर क्राइम्स आ गए हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस आ गए हैं, और आज के जो क्रिमिनल्स हैं वो जैसा आप 60s और 70s या अभी के भी दशक के आप मूवीज देखते हैं वैसे क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। अब मॉडल्स टोटली चेंज हो गए, मॉडल्स टोटली चेंज हो गया है। मूवीज में आप देखेंगे तो क्रिमिनल को देख के ही पता चल जाता है कि वो क्रिमिनल है। ये वाला सिस्टम नहीं रहा। आधुनिक काल में पुलिस को एक प्रोफेशनल फोर्स बनना आवश्यक है, और मैं भी पुलिस को एज एन आईपीएस ऑफिसर एक प्रोफेशनल फोर्स के जरिए देखता हूं। इसका काम समाज में आकर के भाषण और डायलॉग करना नहीं है। इसका काम ये है कि समाज को समझे, वहां पर जो घटनाएं हो रही है वो क्यों हो रही है उसके बारे में सवाल उठाए। और ये सब जो बातें हैं आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक एज ए पुलिस ऑफिसर आप पढ़ना या लिखना नहीं जाते हैं। आज भी भीड़ के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए कई सारे ऐसे पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं 40 साल 50 साल पीछे, जो जिसमें सूत्र मिलता है कि आज जो घट रहा है वो क्यों घट रहा है। और जिला का पुलिस अधीक्षक होने के नाते और जिला का लॉ एंड ऑर्डर जो हमारे पूरे टीम के कारभार पर है, हम तब तक उसे नहीं हैंडल कर सकते हैं जब तक उस जड़ तक हम लोग नहीं पहुंचते। और इसके लिए पढ़ाई लिखाई और इंटेलेक्चुअल एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स बन सकते हैं। दूसरी बात, जनता को आपसे कई प्रकार की अपेक्षाएं रहेंगी। हम लोग के पास हर रोज कई प्रकार के मांगे आती हैं, लेकिन वो मांगों को अगर जायज है और कब नाजायज है वो आपको तभी पता चल सकता है जब आपने किताब खोल करके पढ़ी है, जब आपको लॉ मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। और तब जब आप समझाते हैं तब सही मायने में उन्हें भी समझ में आता है कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है, या फिर ये इस तरह से करने की पद्धति है। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो काल है, और मतलब 2000 के बाद का जो काल है, इस समय न सिर्फ पुलिस बल्कि प्रशासन का हर भाग को अपने भुजाओं से ज्यादा अपने दिमाग को शार्पन करना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब डंडा चलाने वाला पुलिसिंग जो है वो खत्म हो चुका है। ये कार्यकाल अब ब्रेन ओरिएंटेड पुलिसिंग का है, माइंड ओरिएंटेड पुलिसिंग का है। सर, एक ऐसा ऑफिसर जो इस तरह से सोचता है, और आपने जो मतलब राइटअप भी लिखा था जी, इतना कुछ जो स्टेट को बताना चाहता है, कंट्री को बताना चाहता है, लेकिन अगर आपके खुद के जिले में हम देखें, एक मतलब मैं डिस्क्रिशनरी पावर्स की ओर आ रहा हूँ, जो प्रिवेंटिव एक्शन थे, मतलब 100C और 110 CRPC के तहत लिए जाते हैं, एक पूरे स्टेट में एक कॉमन टेंडेंसी बन चुकी है कि हर किसी को उठाओ 107 के लिए बुक कर दो या 110 करो। मतलब हम फिगर्स देखें तो पर ईयर थाउजेंड्स में जाते हैं। बहुत बार हाईकोर्ट्स ने भी उसमें कुछ डायरेक्शन दिए हैं। तो एक हर्ष पोद्दार जैसा ऑफिसर जो कि ओपन माइंडेड से बोल रहा है, तो उसके डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ अलग चेंज नहीं दिखता है स्टेट से, ये क्या है? एक इसके बारे में जो पहली बात मैं बोलना चाहूंगा, बीड़ एक आम डिस्ट्रिक्ट नहीं है। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि क्राइम रूप से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप अगर इसके बैकग्राउंड भी देखते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो चेंज हम लोगों ने किया है वो ये है, आप चैप्टर 8 CRPC की जो बात करते हैं, आमतौर से इसे बिना सोचे हुए किया जाता है। मतलब जो क्रिमिनल बहुत हार्डन क्रिमिनल है उसके बावजूद उस पर सिर्फ 107 किया जाता है। जो क्रिमिनल हो सकता है उसने कुछ भी नहीं किया, उस पर MPDA हो गया। इस प्रकार की चीजें आम रहती है। यहां पर हमारा ये कोशिश रहता है कि जो क्रिमिनल जिस स्तर लेवल ऑफ मैंने क्रिमिनलिटी की सीढ़ी पर जिस स्तर तक पहुंचा है, जिस लेवल तक पहुंचा है, पायदान पर पहुंचा है, उसी मुताबिक उस पर प्रिवेंटिव एक्शन होनी चाहिए। तो फॉर इंस्टेंस जो अगर जैसे 107 के अगर कार्रवाई रहते हैं, कुछ ऐसे हार्डन क्रिमिनल्स रहते हैं जिनको हम लोग क्राइम ब्रांच से करवाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में क्राइम ब्रांच के पास भी मैजिस्ट्रियल पावर्स है। फिर उसके बाद आपने सही बोला, कई सारे नंबर्स जो है काफी इंक्रीज हुए हैं। MPDA जो एक हाथ भट्टी और गैंगलॉर्ड्स के खिलाफ जो कार्रवाई है, शायद ही इतने कम महीनों में इतने सारे MPDA कार्रवाई किए गए हैं।
क्योंकि इन प्रिवेंटिव एक्शन से हम लोग चुन चुन करके इन क्रिमिनल्स को निकाले हैं और उन पर हम लोगों ने एमपीडीए किया है, रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट्स ने मिल करके। तो आपने जो चेंज के बारे में बोला है, चेंज हुई है, भले इन आंकड़ों में चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो क्वालिटी है, जिस प्रकार से हम लोग करते हैं, उसमें हम लोगों ने परिवर्तन लाने की कोशिश की है। लेकिन आंकड़ों का पीछा करते वक्त कई बार अननेसेसरी एक्शन भी होते हैं, ऐसा देख मतलब जैसे पति पत्नी का झगड़ा है, उसको हम लेके आते हैं क्राइम ब्रांच में, उस पर 107 के तहत किया जाता है। कई बार ऐसा देखते हैं कि एक दो लोगों के पर्सनल प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, उस पर भी यहाँ पे बुला के 107 या 110 का एक्शन लिया जाता है। ये जो कई बार अननेसेसरी एक्शन लिए जाते हैं, मैं ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप उस पे मास्टर्स हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग पावर्स पे आपने जितना कुछ पढ़ा है या फिर जितना कुछ स्टडी किया है, शायद ही आज के डेट में किसी और आईपीएस एसपी लेवल के ऑफिसर ने किया हुआ, आई डोंट नो। तो ये क्या है? हाँ, आपने दो एग्जाम्पल्स बताया, जैसे पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा, आमतौर से पर्सनल डिस्प्यूट्स में हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सिचुएशन देखते हैं, एक और नॉर्मली क्रिमिनल्स जो है वो आइसोलेटेड तरीके से नहीं काम करते हैं। एक आदमी ऐसा हो सकता है जो बाहर जाकर के गुंडागर्दी करता है, वापस आकर के अपनी पत्नी को भी पीटता है। इस प्रकार के केसेस में जिस पर एक 498 मतलब डाउरी का केस दाखिल है, और उसका अगर हम लोग पार्श्वभूमि देखते हैं तो उस पर हो सकता है दंगे का भी केस दाखिल है, उस पर डकैती का भी केस दाखिल है, ऐसे केसेस में हम लोग जरूर ला करके उसकी क्राइम ब्रांच में करवाते हैं। फिर उसके बाद आपने बोला लैंड डिस्प्यूट रिलेटेड, हर साल आप देखते होंगे कि मॉनसून के समय, मतलब पेरनी के समय, जब खरीफ क्रॉप की पेरनी होती है, उस समय लैंड डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि लोग अपने खेतों में जा रहे हैं, बांध की डिस्प्यूट्स रहती है, उसके वजह से उनके बीच में झगड़े होते हैं। कोरोना सेटल इन होने के पहले, मार्च के पहले, हम लोगों ने पूरा विंटर जो पीरियड है और बसंत ऋतु का जो पीरियड है, उस समय हम लोगों ने डिस्प्यूट्स को जिला में मैप किया। यहाँ पे बड़े बड़े घटनाएं घटते हैं जिसमें कि मर्डर्स हो जाते हैं लैंड डिस्प्यूट को लेकर के, और हर डिस्प्यूट में पुलिस की तरफ से या तो उनको 149 सीआरपीसी की नोटिस दी गई, या फिर 107 का कार्रवाई किया गया, या फिर अगर क्राइम या फिर नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बनता है तो फिर वो किया गया। तो ये जो है, इसके वजह से इस सीजन में लैंड डिस्प्यूट्स काफी घट गया। तो आइडिया ये था करने के लिए कि क्राइम प्रिवेंशन, और सही टाइम पर अगर आप इंटरवीन कर सकते हैं तो उसको रोका भी जा सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में अगर कहा जाए, मतलब या फिर एसीबी के अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, तो ब्राइब में पुलिस डिपार्टमेंट का नंबर बहुत ऊपर तक चला जाता था। ऐसे सिचुएशन में एक एसपी सामने आके बोलता है कि भाई मैं करप्शन टॉलरेट नहीं करूंगा, या फिर आप ब्राइब लेते हो तो उसमें से आपके संस्कार झलकते हैं, यहाँ तक मतलब वो एक स्ट्रिक्ट ये लेता है, डिसीजन लेता है। फिर भी बीड जैसे डिस्ट्रिक्ट में नए कुछ मतलब चीजें सामने आती है, कभी ऑफिसर के बारे में आप आता है, कभी कांस्टेबल के बारे में आता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो कहानियां बाहर आती है वो एक अच्छी बात है, और किसी भी प्रशासन को इसे छुपाना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि जितने बार इस प्रकार की कहानियां सामने आई है, हम लोगों ने अपने तरफ से, इससे पहले कि मांग आए कार्रवाई करने के लिए, हम लोगों ने कार्रवाई किया है। लेकिन इसके साथ साथ जिन्होंने अच्छा काम किया है, उससे भी कहीं ज्यादा तेज जाकर के उनको रिवॉर्ड्स भी दिए हैं। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है कि करप्शन जो है वो उससे पता चलता है कि आपकी परवरिश किस प्रकार से हुई है। जो लोग ने बचपन से ही यही देखा है कि चोरी करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वही लोग इस प्रकार की चीज में इंडल्ज करते हैं। और हालांकि पुलिस विभाग की तरफ से विविध प्रकार के वेलफेयर स्कीम्स लिए गए हैं, दरबार लिए गए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है, उसके बावजूद अगर कोई आगे बढ़ करके करप्शन करता है तो क्लियरली एक ऐसा सिचुएशन है जहां उसे साम दाम समझ में नहीं आता है, तो अब दंड और भेद ही करना पड़ेगा। तो उन पर कार्रवाई होना ही चाहिए, इनको बाहर निकाल करके फेंकना ही पड़ता है डिपार्टमेंट से, और वही भूमिका अपनाने की हम लोगों ने प्रयत्न किया। सर, ऐसा कहा जाता है, मतलब सोसाइटी में एक पुराना कहावत है, अगर ताली बॉस को तो गाली भी बॉस को। जब पुलिस के किसी अच्छे काम का क्रेडिट बीइंग एसपी, या फिर मतलब मैं हर्ष पोद्दार ये पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, तो इस पोस्ट को मिलता है, तो जब ऐसे कई इंसिडेंट आते हैं, जैसे ब्राइबरी का है, एसीबी का है, या फिर कुछ जो ऑडियो क्लिप्स आए, यहाँ तक कि एक क्लब वाले ने, मेरे पास वीडियो शूटिंग है, कौन कितने रुपए लेता है, मेरे पास सब है, यहाँ तक मतलब इस लेवल तक चला गया। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग एसपी आप क्या सोचते हैं? डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे लिए बहुत शर्म की बात है
पुलिस विभाग जो है वो एक डिसिप्लिन फोर्स है। ये यहाँ पर एसपी एक परिवार प्रमुख के तौर पर काम करता है, और किसी भी परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कि ऐसा इस प्रकार का काम कर रहा है, तो उससे परिवार प्रमुख का सर जो है वो शर्म से झुकता ही झुकता है, और मेरा भी उसी प्रकार से झुकता है। लेकिन इसके साथ साथ हर रोज मेरे पास हजारों किस्से ऐसे आते हैं जिसके वजह से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से, जब मैं देखता हूं कोई कांस्टेबल जो कि बरदापुर जैसे दूर दराज जगह पे भारी बारिश में खड़ा होकर के अपनी ड्यूटी कर रहा है, जब मैं देखता हूं कोई ऐसा कांस्टेबल जो कि कंटेनमेंट जोन में उसने सर्विस किया, उसके वजह से उसे कोरोना का शिरकाव हो गया है और आज वो अपनी सांसें गिन रहा है। तो ये जो कहानियां हैं, जो इक्के दुक्के जो बुरी कहानियां आती हैं, उसके वजह से मैं इन हजारों और योद्धा जो हैं उनके अच्छे काम को नकार नहीं सकता हूं, और उनके वजह से निराश भी नहीं हो सकता हूं। भले ही इनकी जो स्टोरीज है वो कहीं पर नहीं छपती होगी, पता भी नहीं चलता हो क्योंकि ये सेंसेशनल नहीं है, चटपटा नहीं है, लेकिन परिवार प्रमुख होने के नाते मुझे ये पता चलता है। और हर रोज अगर एक दिया बुझता है तो मेरे लिए 500 और दिए उजाला करते हैं मेरे जहन और दिमाग में, और उसी वजह से हर रोज मैं जोश के साथ काम कर पाता हूँ। सर ऐसी क्या चीज है, मतलब ये तो फील्ड ऐसा है कि बहुत बार डिप्रेशन को या फिर डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, मन मुताबिक कभी कोई चीजें नहीं हो सकती है, तो ऐसे टाइम में एनर्जी कहाँ से लाते हो? समाज सेवा से। मतलब अगर आपको खुद ही पता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके वजह से लाखों करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा है। आप जैसे बीड़ का एक्सपीरियंस लीजिए, मार्च से लेकर के मई के अंत तक हमारे यहाँ पर एक भी केसेस नहीं पॉजिटिव आए। उतने दिनों तक जिला में कड़क अमल बजावनी के वजह से हम लोग इस जिला को बचा पाए, न जाने कितने हजारों जान हम लोग बचा पाए उसके वजह से। एक बार जब आपको ये बात समझ में आती है तो खुद ही एनर्जी आ जाता है कि हम जो थोड़ा बहुत योगदान कर रहे हैं या फिर मेरी टीम जो योगदान कर रही है उसके वजह से कितने लोगों को फायदा हो रहा है, इससे बड़ा एनर्जी और क्या हो सकता है। क्योंकि इसी के लिए, यही करने के लिए इस जॉब में आए ना, तो जब यही करने के लिए आए और जब ये मिल रहा है तो उससे बहुत ज्यादा फुलफिलमेंट मिलती है। 2-3 दिन पहले, 8 दिन पहले आपने यहाँ पे 1 साल पूरा किया है जी। पिछले अगर 4-6 महीने से देखे तो हर 2 दिन बाद रूमर्स आती है कि नहीं आज एसपी का ट्रांसफर होने वाला है, आज एसपी जाने वाले हैं, और एक बार आप बोलते हैं कि भाई ऐसे इसमें भी मैं एनर्जी लाता हूँ, ऐसी सारे रूमर्स और ये एनर्जी, इसको बैलेंस कैसे करते हैं? अब ये आदत सी पड़ गई है। अब मतलब हर मुझे अब मतलब सरप्राइज लगने लगता है कि अरे जून का महीना गुजर गया लेकिन ये रूमर नहीं आया कि मेरी ट्रांसफर हो रही है। तो जिस दिन प्रशासनिक जॉब में आए हैं तो किसी एक कुर्सी पर चिपक करके तो रहना नहीं है। जिस दिन ऑर्डर आएगा उठ करके सामान बांध करके निकल लेंगे। 2 दिन लगता है सामान बांधने में। तो और यहाँ मैं कोई इलेक्शन जीतने के लिए तो आया नहीं हूँ, मुझे अपना काम करना है। तो लेकिन इसका राज ये है कि अगर आप अपने इमेज से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना, कि ये हर्ष पोद्दार को ऐसे देखा जाए या फिर फला अधिकारी को ऐसे देखा जाए और इसके बारे में ऐसा क्यों बोल दिया गया या क्यों प्रॉब्लम आ गया, तब प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। क्योंकि आपका ईगो बहुत बड़ा हो जाता है कि किसी को मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं पसंद आ रहा है, मैं उसके बारे में विचार विमर्श करने लगूं। मैं खुद को इतना बड़ा आदमी नहीं समझता हूं। मैं एक साधारण सरकारी कर्मचारी हूं। मुझे यहाँ पर आकर के अपना काम करना है, वो प्रोफेशनली करना है, सच्चाई के साथ करना है और पूरे धाड़स और इंटेग्रिटी के साथ करना है। जिस दिन मेरा कार्यकाल यहाँ पर पूरा हो जाएगा मैं साइन करके हैंड ओवर दे करके निकल लूंगा। मुझे यहाँ पर आकर के मतलब मैं भीड़ में बहुत बड़ा अपना कोई नाम कमा रहा हूँ, वो हमारा उद्देश्य ना कभी रहा है ना रहेगा। और इस वजह से ये मुझे वैसा कुछ खास परेशान भी नहीं करता है। ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर होगा, क्या होगा उससे ज्यादा। सिविल सर्विसेज में मतलब मुझको कहीं चिपक के नहीं रहना है, यह रवैया रख के आप काम कर रहे हो। आपका गोल आगे क्या, मतलब गोल क्या रहेगा, क्या अचीव करना है? जितने ज्यादा लोगों को हमारे काम से फायदा हो सके वही हमारा गोल रहा है। ये एक ऐसा करियर है जहां पर अगर आप मन बना करके रखिएगा कि मुझे इस पोस्ट पर पहुंचना है या फिर यहाँ पर ये पोस्टिंग करनी है, तो ये गलत जगह है आने के लिए। सिविल सर्विसेज में ये एक ऐसा करियर है जहां हर रोज ही आपका गोल है। जब बीड़ जैसे डिस्ट्रिक्ट में मुझे पोस्ट किया गया तो कई सारे अधिकारी जो यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं, मैंने 2 बार भी नहीं सोचा, क्योंकि मतलब क्या है, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का जिला है, यहाँ पर 30 लाख लोग हैं, इनको सर्व करने की जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है उससे बड़ा ज्यादा गोल क्या हो सकता है। तो हर रोज सुबह उठ करके रात को जब मैं सोने जाऊं, मैं
आराम से सो सकूं, ये जान करके कि मैंने आज दिन का काम जो है वो पूरे ईमान के साथ किया, पूरे बुद्धि के साथ किया, संयम मन रख करके किया और मैंने न्याय किया, वही गोल है, यही जो डेली गोल है मेरा। ऐसा कोई भी ख्वाब नहीं है कि यहाँ पर पोस्ट होना चाहता हूँ या फिर यहाँ जाना चाहता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार समझता हूँ अपने आप को और मेरे माता पिता और ईश्वर का आशीर्वाद समझता हूँ कि मुझे एक ऐसे जगह पे डाला गया है जहां पे हर दिन इतने हजारों लाखों लोगों की मैं सेवा कर सकता हूं। इससे बड़ा गोल और क्या हो सकता है, और इससे ज्यादा और कोई क्या मांग भी क्या सकता है। इनफैक्ट मैं जब भी कोई धार्मिक स्थल पे जाता हूं तो मांगने के सिवाय मैं थैंक यू बोल करके आता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर ला करके दिया है कि मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ। वो ग्रेटिट्यूड भावना जो है वही रहती है। सर, प्रजापत्र के जो व्यूअर्स और रीडर्स है जो ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने जिंदगी की तरफ कैसे देखना चाहिए ऐसा क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? मैं पता नहीं, मुझे मेरी एक तो उतनी उम्र और अनुभव हुई नहीं है कि मैं किसी को जिंदगी में आपका क्या रवैया, मतलब आप किस तरह से देखते हो वो, अगर मतलब 2 लाइन में कुछ बताना चाहे तो कैसे बताएंगे? मुझे लगता है दो बातें मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि आधुनिक काल में हालांकि हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस भी किया है, लेकिन एक साथ साथ समाज में एक प्रकार की सेल्फिशनेस आ गई है। हम लोग दूसरे लोगों के बारे में सोचना कम कर दिए हैं। समाज और देश के बारे में सोचना अत्यंत आवश्यक है, और कई बार हम नौजवानों से मिलते हैं तो उन्हें ये बात पर गर्व नहीं होती है कि वो भारतीय है। मुझे लगता है कि और भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में ये खुद को एक तो समाज के प्रति और देश के प्रति समर्पण करने का। ये किसी भी तरह से हो सकता है, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप पुलिस ज्वाइन करें या आर्मी ज्वाइन करें, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने स्तर पर समाज की किसी रूप से सेवा कर सकते हैं, तो ये एक बात जरूरी है। दूसरी बात जो कि खासतौर से युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि मैंने दुनिया का बहुत अंश भाग देखा है और देखने का अवसर भी मिला है। आज तक मुझे एक ऐसा देश नहीं मिला है जो कि भारत के तरह रिच है, जहाँ की इतिहास, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की आर्थिक प्रोग्रेस, जहाँ की राजनीति इतनी विकसित है। इस देश को समझिए, इस देश के बारे में पढ़िए, इस देश को जानने की प्रयत्न करिए, क्योंकि कोई बहुत आपसे ऊपर खुश होगा कि आपको इस भूमि पर पैदा होने का अवसर दिया है। आपको गर्व होना चाहिए कि आप भारतीय हैं, और भारत माता को गले से लगाइए, इनसे प्रेम करिए, क्योंकि ये सही मायने में एक माता है और इनकी पूजा और वंदना करना हमारा कर्तव्य है। थँक्यू हर्ष पोद्दारजी, आपण जो संवाद साधला आणि आपण एकंदरीत आपला जो प्रवास आहे या ठिकाणी मांडला, त्यातूनच आपण एक काही सामाजिक मूल्य जी आपल्या रोजच्या जगण्यात कृतीतून कशी येतात ते सांगितलं। प्रजापत्रशी आपण संवाद साधला त्याबद्दल पुन्हा एकदा आपले आभार। थँक्यू, नमस्कार, जय हिंद।